अमेरिका के चुनाव में बाइडेन साहब नवनिर्वाचित राष्ट्रपति हो गए। 20 जनवरी तक ट्रंप साहब का कार्यकाल है। फिर 20 जनवरी को सत्ता का हस्तांतरण होगा। ट्रंप साहब का चुनाव हुआ, बाइडेन साहब का चुनाव हुआ। इस बीच में एक नई पुराने ट्रंप साहब जाएंगे, बाइडेन साहब आएंगे। इस बीच में चीन बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रहा था, जो इस बीच में हम कुछ करें। भारत के साथ भी, ताइवान के साथ भी, दक्षिण चीन सागर के साथ भी में भी, अपना जापान के काकू द्वीप के बारे में भी वह अपना, वहाँ तो सत्ता बदलता नहीं है, चीन में सत्ता नहीं बदलता है, वहाँ पर कोई चुनाव नहीं होता है। तो जब देश में, किसी भी देश में सत्ता बदलता है, लोगों को यह आशा होता है, लोगों को यह लगता है उसका विदेश नीति ही बदल जाएगा, उसका विदेश नीति ही बदल जाएगा। लेकिन विदेश नीति 5% से 10% ही बदल सकते हैं। किसी भी परिस्थिति में विदेश नीति 5 से 10% ही बदल सकते हैं। जैसे भारत में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी हुए थे। भारत का पंचशील का सिद्धांत, गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, दूसरे देश पर आक्रमण नहीं करने का सिद्धांत, ये सब को ढो रहे थे नेहरू जी। जब 1962 में चीन ने हमला कर दिया भारत पर, तो सारी विदेश नीति और नेहरू जी की विदेश नीति और गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत, पंचशील का सिद्धांत सब धरा का धरा रह गया। 64 में नेहरू जी का अंतकाल हो गया, तो लाल बहादुर शास्त्री जी बीच में आए। फिर श्रीमती इंदिरा गांधी जी आई और 67 में, और नेहरू जी का जो विदेश नीति था उस सब को श्रीमती इंदिरा गांधी ने पीछे छोड़ दिया। सोवियत रूस से एक गुप्त समझौता कर लिया। रूस के राष्ट्रपति भी, सोवियत रूस के राष्ट्रपति भी वादा किए, आप हमें हिमालय की चोटी से आवाज़ दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा। और गुप्त समझौता करने के बाद भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, भारत, पाकिस्तान अब बीच में बांग्लादेश का आंदोलन था अलग राष्ट्र के मामले में। भारत और पाकिस्तान में युद्ध हुआ और पाकिस्तान का अमेरिका से अच्छा संबंध था और चीन से भी अच्छा संबंध था। लेकिन सोवियत रूस शुरू से ही एक मजबूत सुरक्षा व्यवस्था है, वहाँ पर एक मजबूत आर्थिक स्थिति है। उसके कड़े तेवर के सामने नहीं चीन उसको काम दिया पाकिस्तान को, और नहीं अमेरिका काम दिया। और भारत की सेना, भारत के माननीय प्रधानमंत्री तत्कालीन श्रीमती इंदिरा गांधी ने के नेतृत्व में पाकिस्तान का 93,000 सैनिक को आत्मसमर्पण करना पड़ा।
इसलिए और वह जो नीति 71 में युद्ध हुआ था, उसके बाद भारत में अनेक प्रधानमंत्री बने। श्रीमती इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी बने, पीवी नरसिम्हा राव बने, वीपी सिंह बने, चंद्रशेखर जी बने और मनमोहन सिंह बने। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। रूस से आज तक भारत का एक संबंध अस्थायी है। हम दूसरे देशों से भी, पड़ोसी से भी और सब लोगों से भी संबंध बनाए जा सकते हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं। अमेरिका से भारत का बहुत संबंध खराब नहीं था, अच्छा भी नहीं था, सामान्य था। लेकिन आज विश्व के परिवेश में चीन की आक्रामकता को देखते हुए अमेरिका ने भारत से दोस्ती करने का एक वैश्विक विश्व व्यवस्था में अमेरिका ने भारत से दोस्ती किया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अमेरिका गए, माननीय राष्ट्रपति ट्रम्प साहब भी भारत आए और एक इसके पहले भी ओबामा साहब भी आए थे भारत, उनका भी ऐतिहासिक स्वागत किया गया। अब नए राष्ट्रपति बाइडेन साहब आए हैं, तो कुछ भारत विरोधी तत्वों को यह लगता है कि अब चीन भारत पर कुछ करेगा। वह तो चीन का तो यह है ही, जब सत्ता में कमजोरी होता है, सत्ता का बदलाव होता है, तो वह उसका लाभ उठाने पर नज़र रखता है। चाहे नेपाल हो कि भारत का लेह लद्दाख हो, ये दक्षिण चीन सागर हो, वह सभी देशों से वह इसी फिराक में आता है। उसकी कुछ भूमि, कुछ उसके बाजार में, उसके व्यापार में अपना बढ़ावा दें और कुछ ज़मीन का अपना घेरा में ले लें। लेकिन कल बाइडेन साहब के जो भावी विदेश नीति है, विदेश मंत्री बनेंगे, उन्होंने भी कह दिए जो चीन को सख्त संदेश बाइडेन साहब के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के बाद उनको दिया जाएगा। वह ट्रम्प साहब से भी अधिक कड़ा संदेश होगा। जिस तरह से चीन ने कोरोना महामारी पर अमेरिका समेत दुनिया के लोगों को जो कष्ट दिया, उससे अमेरिका भी दुखी है। दक्षिण चीन सागर में जापान के साथ चीन का संबंध और सब जगह से विश्व में वह चाहता है हम अमेरिका को पीछे छोड़ दें और एक संपूर्ण विश्व में एक अमेरिका से ऊपर अर्थव्यवस्था को कायम करे, अलग ऊपर और सुरक्षा के मामले को वह स्थापित करना चाहता है और ध्वंस देना चाहता है कि जो हमारे बिना युद्ध लड़े कोई भी देश वह हमसे भाग जाए, युद्ध में नहीं ले, अपनी ज़मीन को छोड़ दे, अपने क्षेत्रफल को, अपने देश की सीमा को तोड़ दे। वह उसका विदेश नीति, चीन का विदेश नीति यही कहता है। साम्यवादी विचारधारा है और उसका है धीरे धीरे घसको और दूसरे के ज़मीन पर, दूसरे के देश के सीमा का अतिक्रमण करो। वह भारत में भी जब सत्ता परिवर्तन हुआ, इसके पहले कांग्रेस पार्टी थी, 9 वर्षों तक मनमोहन सिंह थे माननीय प्रधानमंत्री, तो चीन ने कभी बहुत ज़्यादा थोड़ा बहुत झड़प होता रहा। लेकिन जब नई सत्ता बनी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, तो 1-2 साल तो मोदी जी को समझने में, बूझने में लगा। और चीन यह देख रहा था कि यह कमज़ोर आदमी है, इसको हम पहले डोकलाम में हुआ विवाद पैदा हुआ, अब फिर लेह लद्दाख। लेकिन चीन का उदय भी
इसी सदी में हुआ है और उसका अवसान भी इसी सदी में हो गया। इसी सदी में उसका उत्थान भी हुआ और उसका पतन भी इसी सदी में हो गया। अब चीन की यह स्थिति ऐसी हो गई है, जो ताइवान से जो उसका राज्य है, उसका वह तो बहुत राज्यों को, जैसे तिब्बत को, हांगकांग को अपने अधीन में कर लेता है, वैसे ही ताइवान भी उसका अधीन राज्य में था। आज वह स्थिति यह हो गया है जो ताइवान से भी नहीं लड़ पाता है। अभी उसे थोड़ा सा मन में प्रसन्नता है और उसके समर्थक देश दुनिया में बाइडेन साहब के राष्ट्रपति चुनने से उन्हें कुछ मन में राहत है, जो अब हमें राहत मिलेगा। लेकिन मैंने पहले ही कहा था, सत्ता परिवर्तन होने से किसी भी देश का विदेश नीति नहीं बदल सकता है। बाइडेन साहब ट्रंप साहब से अधिक कड़ा संदेश चीन को देंगे। मनमोहन सिंह से ज़्यादा कड़ा संदेश मोदी जी दिए चीन को। आज उनका डोकलाम के बाद लेह लद्दाख में क्या हश्र हुआ। हमारे 20 जवान मारे गए तो उनके 100 जवान मारे गए। आज वह नेपाल के पीछे लगा हुआ है कि किसी तरह से वह नेतृत्व करे। अब तो नेपाल अब धीरे धीरे भारत के से दोस्ती के पैगाम, लेकिन एक समय में लिपुलेख, काला पानी और सब रास्ते पर वह चीन के साथ सुर में सुर मिला रहा था और चीन उसको उकसा रहा था। लेकिन अब जब उसका नेपाल का जमीन का अतिक्रमण कर दिया चीन ने, तब उसे भारत का याद आया। इसलिए देशवासियों से और केंद्रीय सत्ता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अच्छे हैं, बाइडेन साहब भी अच्छे, विश्व के सबसे बड़े आर्थिक, सामरिक और विश्व के सबसे बड़े अर्थव्यवस्था के राष्ट्रपति हैं बाइडेन साहब। उनको भी उतनी जवाबदेही है जितना ट्रंप साहब को था। इसलिए चीन वह आगे नहीं बढ़ेगा, बल्कि उसका जो ये देश में, जो विश्व में जो एक संदेश दे रहा था, हम जहाँ चाहेंगे वहाँ का देश की संप्रभुता को खंडित कर देंगे, वह चीन का सपना ही रह गया और सपना ही रह जाएगा। अब वह किसी भी परिस्थिति में, जब ताइवान से नहीं लड़ सकता है तो भारत से क्या लड़ेगा। और देश माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए अच्छा से आता है। धन्यवाद।